Only the deads have seen the end of the war. Author George Santayana. War, though evil, sometimes seems the lesser evil. Peace can be an illusion amidst rising tensions and shifting alliances among nations striving for power. अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वॉर बिटवीन गाज़ा एंड इज़राइल। ओनली द डेड्स हैव सीन द एंड ऑफ वॉर। जॉर्ज संथियाना। जंग का इख्तिताम आज तक सिर्फ वही लोग देख सके हैं जो कि अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं हैं। जॉर्ज संथियाना की ये लाइनें माशरे की दुरुस्त अंदाज में अक्कासी करती हैं, क्योंकि अमन सिर्फ एक धोखे का नाम रह चुका है। मुल्कों के दरमियान जारी ताकत की बढ़ती हुई रस्साकशी, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में इजाफा और स्ट्रेटेजिक अलायंस जो हर बदलते वक्त के साथ तब्दील हो रहे हैं, जंगों की वजह बन रहे हैं। अगर दो मुल्कों के दरमियान ज़ाहिरी जंग ना भी हो, तब भी खुफिया ऑपरेशंस, स्पाई टेक्निक्स, सिविल वॉर्स और इस तरह के मज़ीद हरबे इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को ज़ेर करने की कोशिशें आज भी जारी हैं। History of Arab-Israel War. Israel's creation in 1948 fulfilled the long-held Jewish desire for a homeland. Since then, conflicts, like the Arab-Israeli War in 1948 and the Six-Day War in 1967, have shaped Israel's landscape, involving neighboring Arab countries like Egypt, Jordan, and Syria. इसराइल जो है 1948 में मार्ज़ वजूद में आया। जब से वजूद में आया है तब से लेके आज तक ये दो बड़ी जंगें अरब ममालिक के साथ लड़ चुका है। पहली जंग जो कि 1948 में इसने लड़ी, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और लेबनान के ख़िलाफ़ लड़ी गई। दूसरी 6 दिन की जंग जो 1967 में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के कंबाइन ख़िलाफ़ लड़ी गई। ये क्योंकि इसराइल को बनाना यहूदियों की एक दरीना ख्वाहिश थी, जो कि ये अपना एक आज़ाद रियासत और एक अपना मुल्क बनाना चाहते थे ईस्ट जेरूशलम के अंदर, जो कि इन्होंने अब जाके इस मकसद में ये कामयाब हुए थे दूसरी जंग अज़ीम के बाद। और इस के साथ काबिज़ होने के साथ ही इन्होंने अरब दुनिया के ऊपर पै दर पै हमले करके उनको बहुत से जानी और माली नुकसान से दोचार किया। The PLO emerged in 1964 to represent Palestinians, aiming for a state and using various resistance methods. While the Palestinian Authority administers parts of the West Bank and Gaza, a peace treaty between Israel and the PLO didn't secure lasting peace for both sides. PLO की जो मूवमेंट थी वो यासिर अराफात, जिसके प्रेसिडेंट भी थे, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी। उसके साथ साथ ये एक पैरामिलिट्री ग्रुप था। पैरामिलिट्री ग्रुप होने के साथ ये पूरे के पूरे फ़लस्तीन का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे, जो कि अब इसराइल बन चुका है, लेकिन वो ये ना कर सके। इसलिए ये वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप के कुछ एरियाज़ को कंट्रोल करते थे। इसी के साथ हम पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कशन करते हैं। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो 1964 में मार्ज़ वजूद में आई, जिनका ये दावा था कि वो पूरे फ़लस्तीन को एक आर्म्ड जद्दोजहद के ज़रिए या फिर वोट के ज़रिए आज़ाद करवाएंगे, जो कि ऐसा तो ना हो सका, क्योंकि इसराइल ने काफ़ी सारे इलाकों पे कब्ज़ा कर चुका था वो पहले ही, और अपनी सेटलमेंट्स बना चुका था वेस्ट बैंक के अंदर भी और गाज़ा स्ट्रिप के अंदर भी, जो कि मुमकिन नहीं था कि उनको कोई रिवर्ट करवा सके, क्योंकि आलमी दुनिया के अंदर इतनी कोई ताकत नहीं थी। उसी के साथ साथ एक ट्रीटी साइन की गई PLO और इसराइली एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान कि जो वेस्ट बैंक के एरियाज़ हैं वो PLO के कंट्रोल में होंगे और गाज़ा स्ट्रिप भी PLO के कंट्रोल में होगी। बाकी जो रेस्ट ऑफ द एरिया होगा वो इसराइली अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में होगा। लेकिन दोनों साइडों की जो आवाम थी वो पीस के लिए रेडी नहीं थी। जब वो पीस के लिए रेडी नहीं थे तो फ़लस्तीनियों ने कहा कि PLO ने हमारी आज़ादी का सौदा कर दिया, जिसकी वजह से उनको कोई ऐसी खातिर ख्वाह जो थी गाज़ा स्ट्रिप के अंदर सपोर्ट ना मिल सकी। जब PLO का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, PLO के डाउनफॉल स्टार्ट होने के साथ ही जो है हमास ने पावर वैक्यूम का फ़ायदा उठाया। पावर वैक्यूम का फ़ायदा उठा के उन्होंने गाज़ा के अंदर अपनी एक ख़ुद मुख्तार अथॉरिटी का ऐलान कर दिया। जब उन्होंने अपनी एक ख़ुद मुख्तार अथॉरिटी का ऐलान किया, उसी के साथ जो था कि गाज़ा की आवाम ने उनको पूरी सपोर्ट की। जब गाज़ा की आवाम ने उनको फुल सपोर्ट देना शुरू की तो उन्होंने एक आर्म्ड जद्दोजहद या एक असले के ज़ोर पे अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो सबसे बड़ा इशू फेस कर रहे हैं वो
جو غازہ اسٹرپ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ فیس کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف جو غازہ اسٹرپ میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ ان مسائل کا شکار ہیں, بلکہ جو ان کے ساتھ ساتھ جو دوسری یہودی اور صہیونی آباد کاریاں ہیں وہ بھی ان چیزوں سے پریشان ہیں. کیونکہ دیکھیں جی, آپ نے جب ایک ملک بنایا آپ نے ڈیموگرافک کا خیال ہی نہیں کیا, ٹھیک ہے, کہ بھئی وہاں پہ کیا جو ریجنل ٹینشنز ہیں یا جو ایتھنیسٹی ہے وہ کس قسم کی ہے. آپ کا دل کیا, آپ نے کالونیل پاورز جو تھیں وہ طاقت کے نشے میں چور, انہوں نے ایک ملک بنا دیا, اور اس میں اتنا بڑا کانفلکٹ جو کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پچھلی دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی حل نہیں ہو سکا. تو غازہ کے اندر جو بمباری ہو رہی ہے یا جو لوگ مر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں آج کے دور میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کچھ سوچ رہا ہے. ریجنل پاورز یا جو بھی اسلام کے ٹھیکیدار ہیں یا جو اسلام کی علمبرداری کا دعویٰ دائر کر رہے ہیں, ان میں سے کوئی ملک بھی غازہ کی مدد کرتا نظر نہیں آ رہا. جبکہ غازہ کے لوگ جو ہیں وہ شدید پریشانیوں سے دوچار ہیں. وہاں پہ خوراک کی کمی ہو چکی ہے, وہاں پہ ڈاکٹرز کی کمی ہو چکی ہے, ہیلتھ اور میڈیکل فیسلٹیز بالکل ختم کر دی گئی ہیں, ہاسپٹلز کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, جس کا جواز اسرائیل یہ پیش کر رہا ہے کہ اس کے نیچے جو ہے ملیٹنٹ گروپس جو ہیں انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں. اب اگر ملیٹنٹ گروپس وہاں پہ رہ بھی رہے ہیں تو اس کا یہ تو جواز نہیں بنتا نا کہ آپ نے ایک ملیٹنٹ کو مارنے کے لیے کہ پورے کا پورا ہاسپٹل گرا دیا کہ جو کہ لاکھوں لوگوں کی وہاں پہ مدد کر رہا تھا. تو ہم سب کی دعا ہے کہ جلد از جلد اللہ اس قوم کو ہدایت دے جو کہ غازہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے. جلد از جلد اس قوم کے اندر کوئی ایک ایسا شخص ابھرے جو کہ اس عالمی دنیا کے سامنے اسلام کا مقدمہ رکھ سکے اور چیزوں کو بہتر سمت کی طرف لے جایا جا سکے. یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دا پارٹ 2 آف دا انٹولڈ اسٹوری آف غازہ اینڈ اسرائیل وار ول بی اپلوڈیڈ سون, سو پلیز اسٹے ٹون ٹو آور چینل. There is the Inside Studio. If you like more of the content related to history and current affairs, please do like, share and subscribe to our channel, and that is the Inside Studios. Thank you.